नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट एग्जाम सीरीज में सब्जेक्ट मैनेजमेंट के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को आज इस लर्निंग वीडियो में समझते हैं और जो दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें से एक मोटिवेशन की नीड और एडवांटेजेस का क्वेश्चन है और दूसरा जो वेज इंसेंटिव्स होते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए फैक्ट्रीज में जो लेबर को वेज के साथ जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनके बारे में समझते हैं। शुरू करते हैं आज का लर्निंग वीडियो। हमारी परीक्षाओं में प्रश्न हो सकता है मोटिवेशन या प्रेरणा क्या है या मोटिवेशन को समझाइए। तो जो मोटिवेशन शब्द है वो मोटिव शब्द से आया है और मोटिव का अर्थ है वो आवश्यकताएं, इच्छाएं या कामनाएं जो किसी इंडिविजुअल को कार्य के प्रति प्रेरित करती है, उसे कार्य करने के लिए चलाती है। मोटिव किसी की वो आंतरिक स्थिति है जो उसे ऊर्जा देती है, सक्रिय बनाती है, उसकी गतिविधियों को किसी दिशा विशेष में चलाती है, उसके व्यवहार के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस है, ऐसी कोई प्रक्रिया है जो लोगों को उत्प्रेरित करती है तयशुदा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और उनके जो कार्य हैं वो फिर उस लक्ष्य के लिए निर्धारित हो जाते हैं। मोटिवेशन को हम यूं समझ सकते हैं कि ये किसी की तत्परता है, स्वीकारिता है, रेडीनेस है किसी तयशुदा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को निर्धारित करने की। जो हमारे कार्य के क्षेत्र हैं वहां कार्यों के उद्देश्यों के लिहाज से जो हमारी मनोभाव है उनको प्रभावित करने वाले जो या उनको चलाने वाले जो कारक हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आदमी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उसके कार्य और उद्देश्यों को तय करते हैं, उन्हें हम यूं समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में धन की चाहत होती है, वो कार्य इसलिए करता है कि कार्य से धन की प्राप्ति होती है और धन से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो एक धन की आवश्यकता रखता है, इसीलिए कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में सफलताएं चाहिए, तो कोई किसी कार्य में कितना श्रम करता है वो सफलता की चाहना है। हर व्यक्ति को पहचान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, तो रिकॉग्निशन भी किसी के व्यवहार को ड्राइव करने का एक तरीका हो सकता है, मोटिवेट करने का एक साधन हो सकता है। कार्यों में संतुष्टि, सहकर्मियों का सहयोग, ये सब भी मोटिवेशन के फैक्टर हैं। और एक मोटिवेशन है वो किसी कांट को आई कैन डू इट में बदल सकता है, किसी को किसी काम के प्रति, किसी उद्देश्य के प्रति प्रेरित कर सकता है। किसी भी संस्थान में सफलताओं के लिए जो मैनेजमेंट है या प्रबंधन है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, फंक्शन है, वो अपने सभी एम्प्लॉइज के बीच में ऐसी विलिंगनेस, इच्छा शक्ति पैदा करना है ताकि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। किसी संस्थान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन है वो एम्प्लॉइज के आउटपुट को ही नहीं इंक्रीज करेगा, वो वातावरण में एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता पैदा कर देगा। वहीं एक नेगेटिव मोटिवेशन वातावरण में दूषित स्थितियां पैदा करके सभी की परफॉर्मेंस को घटा सकता है। एक मोटिवेशन की प्रक्रिया के 3 चरण हो सकते हैं। एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज की नीड, आवश्यकताओं को महसूस करना चाहिए, उनकी ड्राइव को फेल्ट करना चाहिए और फिर वो एक ऐसा स्टिमुलस दे, ऐसा कोई प्रेरणा दे ताकि उनकी जो नीड है वो काम करने के लिए प्रेरित हो। और जब कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तो वो जो नीड प्रेरित की गई थी उसे भी सेटिस्फाई करे। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें इंडिविजुअल की जो चाहना है, इच्छाएं हैं, उन्हें टैकल किया जाता है एक इंसेंटिव प्लान बनाकर। ध्यान रहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उद्देश्य प्राप्ति की जो सफलता है वो इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि उसके जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो अच्छी तरह से मोटिवेटेड रहे और काम में पॉजिटिविटी का वातावरण बना रहे। मोटिवेशन किसी व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, उसे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने के अवसर बनाता है। परीक्षाओं में हमसे मोटिवेशन के एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, तो मोटिवेशन अगर प्रॉपर हो तो इससे परफॉर्मेंस लेवल जो एम्प्लॉइज का है वो इंप्रूव हो जाता है। मोटिवेशन एबिलिटी के साथ विलिंगनेस को जोड़ देता है, दक्षता के साथ इच्छा को जब कंबाइन कर देते हैं तो काम ज्यादा बेहतर तरीके से होने लगते हैं। एक अच्छे मोटिवेशन से एम्प्लॉइज के बीच में और स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन बेहतर होते हैं, एक दोस्ताना वातावरण बनता है, उससे काम करने की स्थितियां ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। एक अच्छे मोटिवेशन से लोगों के एटीट्यूड्स इंप्रूव हो जाते हैं, वो ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस और सक्सेस ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। एक अच्छे मोटिवेशन से जो परिवर्तन के प्रति विरोध का भाव होता है वो घटा है और किसी भी प्रकार के इस तरह की इनर्शियल एक्टिविटीज पे कंट्रोल होने से कोई भी पॉजिटिव चेंज आसानी से फैसिलिटेट किया जा सकता है कि वहां
सुधार के अवसर बढ़ जाते हैं, लोगों की काम के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ती है, उनकी उपस्थिति सुधरती है, वो काम पे सही समय पे सही संख्या में न केवल उपलब्ध होंगे, उनके एब्सेंट रहने के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो भी घट जाएंगे, काम करने वाले लोगों में स्थायित्व आएगा और काम के वातावरण में लीडर्स अपने आप आ जाएंगे जो सभी को काम के प्रति प्रेरित करने लगेंगे। एक अच्छे मोटिवेशन से किसी भी संस्थान के जो रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिव यूज होने लगता है, दक्षताएं बढ़ जाती हैं, आउटपुट ज्यादा आने लगता है, कॉस्ट घट जाती है और प्रॉफिट्स इंक्रीज होने लगते हैं और इसका लाभ संस्थान और एम्प्लॉइज दोनों को मिलने लगता है। हमारी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के वेज इंसेंटिव प्लान्स को वर्णन करने के प्रश्न आते हैं। तो जो वेज इंसेंटिव है, जो वेतन में प्रोत्साहन के तौर तरीके हैं, वो भी एक तरह का बेसिक मोटिवेशन प्लान है, क्योंकि मनी एक मेजर नीड है किसी भी एम्प्लॉय की और उस मोटिवेशन नीड को पूरा करने का काम वेज इंसेंटिव प्लान, जो वेतन भत्ते देते हैं उनके साथ जो प्रोत्साहन राशि होती है, वो इस तरह का काम करती है। हम प्रोत्साहन प्लान से, इंसेंटिव प्लान से इंडिविजुअल या ग्रुप की परफॉर्मेंस को प्रेरित कर सकते हैं। जो इंसेंटिव्स हैं वो ऐसे पेमेंट्स हैं जो रिजल्ट्स या आउटपुट की परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित होते हैं। एक इंसेंटिव वेज प्लान जो वेतन में प्रोत्साहन राशि है, वो एक एक्स्ट्रा वेज या बोनस है जो वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने पर दिया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉई किसी तयशुदा मानक स्तर से अधिक परफॉर्मेंस करता है तो उसे वेतन भुगतान में एक बढ़ी हुई राशि के रूप में कंपनसेशन किया जाता है और ये इस तरह का कंपनसेशन है वो इंसेंटिव वेज प्लान का एक रूप हो सकता है। जो इंसेंटिव वेज प्लान है, इनका जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, वो एम्प्लॉइज को ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है ताकि उन्हें जो भी काम बताए गए हैं उन काम को वो ज्यादा तत्परता से पूरा करें। इंसेंटिव प्लान से कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि इंसेंटिव इस तरह से सेट होने चाहिए कि उन्हें उनके एम्प्लॉइज हैं वो अचीवेबल कंसीडर करें, तभी वो उनके प्रति उन लेवल्स को अचीव करने के लिए काम करेंगे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। एक अच्छा इंसेंटिव वेज प्लान है, उसके बेनिफिट दोनों को मिलने चाहिए, एम्प्लॉयर को भी मिलने चाहिए और इसका मेजर जो पार्ट है वो एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए, काम करने वाले लोगों को मिलना चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का जो मोटिवेशन है वो लगातार बना रहे। जो लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वेज इंसेंटिव प्लान्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के लिए हो सकते हैं और वो एक ग्रुप या डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ग्रुप इंसेंटिव्स के तौर पे हो सकते हैं। जो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स हैं वो भी टाइम बेस्ड, जिसमें काम को तयशुदा समय में करने की बात हो, उससे बेहतर परफॉर्म करने वाले लोगों को इंसेंटिव्स दिए जाएं, या फिर आउटपुट बेस्ड हो सकते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट के हिसाब से, आउटपुट क्वांटिटी के हिसाब से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और जो टाइम बेस्ड इंडिविजुअल इंसेंटिव्स हैं उसमें दो इंसेंटिव्स ज्यादा पॉपुलर हैं, एक हेल्से का प्लान है और एक रोवन का प्लान है। हालांकि इमर्शन और बेडॉक्स के प्लान भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, लेकिन हेल्से और रोवन के प्लान ज्यादा पॉपुलर हैं। वहीं जो आउटपुट बेस्ड प्लान है उसमें टेलर, मेरिक और गेंट के प्लान्स हो सकते हैं। और जो ग्रुप इंसेंटिव्स हैं उसके लिए प्रिस्टमैन और स्केलन के प्लान्स हैं। हमें जब परीक्षाओं में उत्तर देने होते हैं तो इन प्लान्स के जो इन्वेंटर्स हैं जैसे हेल्से, रोवन, टेलर और मेरिक, इनके नाम याद रख लेने चाहिए। एक एग्जाम में अच्छे स्कोर के लिए कम से कम हेल्से, रोवन, टेलर, मेरिक, ये नाम आपको याद रखने। टेलर और मेरिक के जो इंसेंटिव प्लान है वो आउटपुट बेस्ड है और हेल्से और रोवन के जो इंसेंटिव प्लान है वो टाइम बेस्ड है। और वहीं ग्रुप इंसेंटिव्स हैं वो प्रिस्टमैन और स्केलन के प्लान्स हैं। तो ये नाम याद करना परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने की एक रणनीति हो सकती है। जरा सारे प्लान्स को डिटेल से समझते हैं। पहले इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स के बारे में जानते हैं। ये जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हैं वो इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को इंसेंटिव पेड करने का कोई बेस बनाते हैं जो उसकी आउटपुट परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। और जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हैं वो टाइम बेस्ड भी हो सकते हैं और प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर भी आधारित हो सकते हैं। जो टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान्स हैं उसमें किसी काम को करने के लिए कितना मानक समय लगेगा वो मानक समय का निर्धारण किया हुआ होता है और इस मानक समय को सभी एम्प्लॉइज को बता दिया जाता है और इसके आधार पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। अगर कोई वर्कर किसी तयशुदा काम को जो मानक समय है उससे कम समय में कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो एफिशिएंट है और ऐसे एफिशिएंट व्यक्ति को इंसेंटिव्स के रूप में एडिशनल रेम्यूनरेशन का अवार्ड किया जाता है ताकि वो अपनी इसी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता हुआ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। वहीं जो प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव प्लान्स है उसमें आउटपुट की जो क्वांटिटी है उसके को मानक निर्धारित कर दिया जाता है और जो भुगतान किए जाते हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस होती है उसके आधार पर बनाए जाते हैं। जरा इन्हें
और डिटेल से समझते हैं। इंडस्ट्रीज में 4 तरह के टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान ज्यादा पॉपुलर हैं। होलसे, रोवन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहीं इमर्शन और बोडेक्स के भी इंसेंटिव प्लान्स का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। चारों जो टाइम बेस्ड इंसेंटिव प्लान्स हैं वो एक दूसरे से काफी कुछ मिलते जुलते हैं। हम 2 होलसे और रोवन को यहाँ डिटेल में समझते हैं। होलसे का जो इंसेंटिव प्लान है उसमें बाकी सभी प्लान की भांति ही काम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर दिया जाता है और इस स्टैंडर्ड टाइम में काम को कंप्लीट करना मानक कार्य होता है और इसके लिए मिनिमम वेज जो है वो गारंटेड हर वर्कर को तयशुदा समय में तयशुदा काम पूरा करने पर दिए जाते हैं। अगर कोई वर्कर है वो उसी काम को मानक समय से कम समय में कर दिया जाता है तो उसे एफिशिएंट मानते हुए अलग से प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव या बोनस दिए जाते हैं। अक्सर जो हेल्थ से इंसेंटिव प्लान में ये जो इंसेंटिव्स होते हैं वो जो बचाए गए समय का 50% होता है, अर्थात जो समय बचा है काम करने में वो 50% वर्कर को दे दिया गया है और 50% का जो इंसेंटिव है वो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त हो गया है। किसी काम के लिए कितना वेज दिया जाएगा वो काम करने में लगे समय के अनुसार होगा और समय की कोई रेट होगी। अगर तयशुदा काम मानक समय से कम समय में कर दिया गया है, यहाँ एस मानक समय है और टी काम करने में लगा समय है, तो ये एफिशिएंसी को दर्शा रहा है और जो रेट ऑफ वेज पेमेंट है टाइम के हिसाब से उसका 50% बोनस के रूप में दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी काम को करने की जो रेट है वो 3 रुपया प्रति घंटा है और काम को 10 घंटे में करना था लेकिन किसी ने इसे 8 घंटे में कर लिया, तो 8 घंटे को 3 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 24 रुपए उसे प्राप्त होने चाहिए। लेकिन क्योंकि उसने 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया है तो जो 2 घंटे के लिए 3 रुपए के हिसाब से जो 6 रुपए एक्स्ट्रा उसे मिलने थे उसका आधा वर्कर को इंसेंटिव्स के रूप में दे दिया जाएगा। भले ही उसने ये समय न लगाया हो लेकिन काम तो किया है, तो काम का भुगतान उसको इंसेंटिव्स के रूप में 24 की बजाय 27 रुपए प्रदान कर देगा। हेल्थ से इंसेंटिव प्लान के एडवांटेजेस को समझते हैं। ये एक टाइम बेस्ड प्लान है जो बहुत ज्यादा सरल है, आसानी से वर्कर को समझ में आ जाता है। वहीं जो रावन, एमर्सन या बोडेक्स के इंसेंटिव्स प्लान है वो थोड़े जटिल है, उन्हें वर्कर को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हेल्थ से के इंसेंटिव प्लान से जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें ज्यादा फायदा होता है और जो नए ट्रेनी या स्लो वर्कर हैं जो काम करने में ज्यादा समय भी ले सकते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। हालांकि अगर कोई वर्कर ज्यादा काम करता है, कम समय में ज्यादा आउटपुट देता है, तो जो उसका ओवर अचीवमेंट है वो दोनों वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में 50-50 शेयर हो जाता है। इसको अपन डिसएडवांटेज के तौर पे भी समझ सकते हैं क्योंकि सारा जो ओवर अचीवमेंट है वो वर्कर ने जो किया है उसका रिटर्न उसको नहीं मिला है, उसे केवल 50% अंश ही मिला है, तो वो एक तरह का डीमोटिवेशन भी हो सकता है। वर्कर को काम कम समय में करने की प्रेरणा मिल रही है तो वो जल्दबाजी में जब काम करेगा तो हो सकता है कि प्रोडक्शन तो आ जाएगा लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सफर कर सकती है। हमारी कार्य क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्य हो सकते हैं, उनको अलग अलग परिस्थितियों में करना हो सकता है, तो सभी तरह के कार्यों के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम की सेटिंग है वो एक जटिलता है और वो अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में आपसी समझ नहीं बना पाए तो ये जो इंसेंटिव प्लान है वो उपयोगी नहीं रहता है। रावन का जो इंसेंटिव प्लान है टाइम बेस्ड वो भी होलसे के प्लान से काफी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा बस फॉर्मूले में हल्की जटिलता दिखती है। इसमें भी इंसेंटिव है वो काम करने में जो समय बचता है उसकी गणना के आधार पे होता है। हर वर्कर को एक गारंटेड मिनिमम वेज दिया जाएगा और अगर कोई काम को तयशुदा समय से कम समय में कर लेता है तो एक रेशो के हिसाब से उसे प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव या बोनस दिया जाएगा। वो जितना ज्यादा समय बचाएगा स्टैंडर्ड टाइम के कंपैरिजन में उसी के अनुसार उसे बोनस दिया जाएगा। जो टोटल वेज उसे दिए जाएंगे वो जो टाइम उसने काम में लगाया है और जो टाइम रेट है उसके हिसाब से तो मिलेगा ही, और अगर उसने ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई है, कम समय में काम को पूरा किया है, तो उसे जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसका फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाएगा। यहाँ एस स्टैंडर्ड टाइम है और अगर किसी वर्कर ने कम समय में टी टाइम में जो काम स्टैंडर्ड टाइम एस में होने वाला था उसे कर दिया है तो रेट के हिसाब से ये इंसेंटिव पाना है। उदाहरण से बात समझ में आएगी। मान लेते हैं कि पर आवर वर्कर की रेट 3 रुपया थी और किसी काम को पूरा करने में स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेटेड 10 आवर्स था और वर्कर ने ये काम 8 घंटे में कर लिया है, तो उसका 3 रुपए की रेट से 8 घंटे काम करने का जो वेज है वो 24 रुपए होगा। लेकिन उसने वो जो काम किया है वो 10 घंटे का काम था, उसे हिसाब से 30 रुपए मिलने चाहिए थे, पर क्योंकि उसने 8 ही घंटे काम किया है तो उसे टाइम रेट के हिसाब से 24 रुपए मिल गए हैं। और जो उसने एडिशनल प्रोडक्टिविटी शो की है, 10 घंटे के काम को 8 घंटे में किया है, उसकी कैलकुलेशन इंसेंटिव्स के रूप में जब हम करते हैं तो उसे 3 रुपया 40 पैसा अतिरिक्त मिल गया है। आप देखें पिछले हेल्थ से प्लान की तुलना में जिसमें उसे 27 रुपए मिले थे, इसमें कुछ राशि एक्स्ट्रा मिली है उसे, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी जटिलता ज्यादा है। दोनों प्लान मिलते जुलते हैं। रावन प्लान भी जो मॉनेटरी
इंसेंटिव्स के द्वारा काम को कम समय में करवाने का प्रोत्साहन देता है, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज समझते हैं। इस सिस्टम में ओवर स्पीडिंग पर एक चेक है। कोई व्यक्ति तयशुदा काम को बहुत ज्यादा कम समय में अगर करेगा तो उसके इंसेंटिव कंपेरेटिवली कम आएंगे, तो काम की ओवर स्पीडिंग करने पर एक चेक आ जाएगी और वर्कर पर कोई ओवर स्ट्रेन भी नहीं रहेगी। सभी इंसेंटिव प्लान में मिनिमम वेज वर्कर का गारंटेड रहता है, उसे कोई डिसएडवांटेज नहीं रहता है। तो इसमें भी रोवन के इंसेंटिव प्लान में भी मिनिमम वेज गारंटेड है और जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी वो करता है उसका रिवार्ड मिलता है। लेकिन हेल्से का प्लान सरलता से वर्कर को समझ में आ जाएगा। रोवन का प्लान है वो डिफिकल्ट है वर्कर को समझने के लिहाज से, और यही बात एमर्सन और बोडेक्स के प्लान के बारे में भी हम कह सकते हैं। इसलिए हेल्से का जो इंसेंटिव प्लान है वो ज्यादा सहज स्वीकार्य हो जाता है। जो रोवन का प्लान है उसमें एक और डिसएडवांटेज है, ये वर्कर को डिस्करेज करता है ओवर अचीव करने पे, क्योंकि अगर वो ज्यादा बेहतर करता है, एक स्टैंडर्ड के 10-20% बेहतर करने के बजाय वो और ज्यादा एक्स्ट्रा करना चाहता है, तो इंसेंटिव्स रिलेटिवली कम हो जाते हैं, तो ये ओवर अचीवमेंट को रोकता है। अब जरा आउटपुट बेस्ड इंसेंटिव प्लान्स के बारे में जानते हैं। दो प्लान ही प्रचलित है, एक टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, और ये जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो टेलर, जिन्हें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के पितामह कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ है। और इस पीस रेट सिस्टम में हम काम की दो दरों का निर्धारण करते हैं। एक कम मात्रा में काम का वेज है, और अगर कोई ज्यादा मात्रा में काम करता है तो वो अतिरिक्त मात्रा की जो वेज रेट है वो हायर होगी, और दोनों वेज रेट पहले से फिक्स रहती हैं। जो तयशुदा समय में स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव नहीं करते उन वर्कर को लोअर असाइंड रेट के साथ पेमेंट मिलता है, और जो सेम स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं उन्हें हायर रेट से रिम्यूनरेट किया जाता है। जो टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो काफी सरल है, आसानी से इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें जब कम भुगतान मिलता है तो वो पेनलाइज्ड फील करते हैं, क्योंकि जो पीस रेट है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के तुरंत बाद जब बदलती है तो वो लोग जिन्होंने स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई थी या एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई थी, उन्हें लगता है कि उन्हें भुगतान कम हुआ है, तो ये डीमेरिट हो सकती है। जो टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कम प्रोडक्टिविटी करने वाले वर्कर को डीमोटिवेशन मिलता था, उस लिमिटेशन को दूर करने का तरीका मैरिक का मल्टीपल पीस रेट प्लान है। मैरिक ने टेलर के प्लान को मॉडिफाई कर दिया और उसने 3 पीस रेट सजेस्ट की, और वो अलग अलग लेवल पे जो परफॉर्म करने वाले वर्कर्स हैं उन पर जब हम अप्लाई करते हैं तो एक प्रॉपर मोटिवेशन और इंसेंटिव सिस्टम्स डिजाइन हो जाता है। मैरिक के इस मल्टीपल पीस रेट प्लान में अगर वर्कर की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आउटपुट के 83% से भी अगर कम रहती है तो भी उसे कोई पेनल्टी नहीं सहनी पड़ेगी, और उसे बेसिक रेट से ही जो गारंटेड मिनिमम वेज है वो प्रोवाइड हो जाएगा। और जो वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट का 83 से 100% के बीच में प्रोडक्टिविटी रखते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी बेसिक पीस रेट को 10% एक्स्ट्रा करके 110% के बेसिस पे दी जाएगी और उन्हें इंसेंटिव मिल जाएगा। और जो लोग स्टैंडर्ड आउटपुट के 100% से भी ज्यादा परफॉर्म करेंगे उन्हें बेसिक पीस रेट में 20% का इंक्रीमेंट करके 120% के हिसाब से इंसेंटिव्स दिया जाएगा। यहाँ इस इंसेंटिव प्लान की सफलता इस बात पर तय करती है कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट का निर्धारण है वो कितना सही किया गया है और वो वर्कर को कितना एक्सेप्टेबल है। और किसी भी दूसरे इंसेंटिव प्लान की तुलना में, चाहे वो टाइम रेट हो या प्रोडक्शन बेस हो, जो मैरिक का मल्टीपल पीस रेट प्लान है वो सबसे बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स के साथ साथ ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स भी अप्लाई किए जाते हैं, और जो ग्रुप इंसेंटिव प्लान स्कीम्स होती हैं इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क को इफेक्टिवली प्रमोट करना है। और इसमें जो बोनस या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो पूरी टीम के या एक डिपार्टमेंट की कंप्लीट एक्टिविटी के आउटपुट या परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाते हैं। ग्रुप इंसेंटिव प्लान में हर एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव दिए जाएंगे वो पूरे ग्रुप की जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है उसके आधार पर होंगे, और एक ग्रुप के सारे एम्प्लॉयज को इंसेंटिव का इक्वल शेयर मिलेगा। और इसमें इंडिविजुअल जो एफिशिएंसी है, ग्रुप में काम करते हुए किसी इंडिविजुअल वर्कर ने एक्स्ट्रा किया या कम किया, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दो इस तरह के ग्रुप इंसेंटिव प्लान पॉपुलर हैं, एक प्रिट्समैन का प्लान है और एक स्केलन का प्लान है, जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत रहेगी, तभी ये इंसेंटिव प्लान ठीक से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्क प्लेसेस पे ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स अप्लाई होते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से परीक्षाओं में जो दो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, मोटिवेशन और इंसेंटिव्स, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना आ
जाएगा, आप परीक्षाओं में ज्यादा बेहतर सफलता पाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।